A very cheerful morning to everyone present here, respected principal ma'am, honorable guests, teachers and dear students. Warm greeting to all. We are delighted to welcome you all to today's session organized by the Institution Innovation Council of DAV College for Girls, Yamunanagar. I am Bhavna, Student Innovation Ambassador. And I am Aru, Student Innovation Ambassador. And we will be your hosts for today. We feel honored to welcome our respected principal ma'am and IIC President Dr. Surendra Kaur. We also extend a warm welcome to our IIC convener, Ms. Vivek Narula, ma'am, for her continuous guidance and support. Today's session is on startup legal and ethical steps. This session will help us understand the legal requirements and ethical responsibilities involved in building a startup. It is a great opportunity for all of us to gain practical knowledge and develop an entrepreneurial mindset. We are privileged to have two amazing resource persons with us today. Ms. Shaili Chauhan and Ms. Vaishali Verma, who is Innovation Ambassador of IIC JV College for Girls, Yamunanagar. I would now like to invite our first resource person, Ms. Vaishali Verma ma'am, to kindly come on stage. Ma'am, we welcome you and request you to share your thoughts with us. Thank you Bhavna and Aru for a nice introduction. Good morning each one of you. Good morning everyone. I am Vaishali Verma, Innovation Ambassador at Institution Innovation Council. Today I just highlighted my points on startup. सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्टार्टअप है क्या? एज द यूथ हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? टू फाइंड अ जॉब. हर कोई सोचता है कि कैसे हम एक जॉब ढूंढें या फिर कैसे हम अपने आप को एम्प्लॉयड बनाएं. बट नो वन वांट्स टू डू सेल्फ बिजनेस. कि कोई ऐसे नहीं सोचता है कि बिजनेस चलो हम ही शुरू करते हैं. हर कोई कहता है कि चलो एजुकेशन कंप्लीट हो, लेट्स फाइंड अ जॉब. बट इन इंडिया वी आर शॉक्ड टू नो कि जो स्टार्टअप है सबसे तेजी से बढ़, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है. व्हाई? बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि किस तरीके से हम अपने आप को एम्प्लॉयड के साथ साथ सेल्फ सफिशिएंट भी बनाए. तो जब हम बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंट की, तो हम बात करते हैं स्टार्टअप की. सो स्टार्टअप एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम अपने आप को तो टैलेंटेड बनाते ही हैं, साथ के साथ हम जॉब की अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो यानी जब हम बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप यानी एक इनोवेशन है. स्टार्टअप यानी एक इनोवेशन है, एक ऐसा इनोवेशन है जिसके अंदर हमारे पास न्यू आइडियाज की जनरेशन हो. यानी स्टार्टअप में हमें क्या करना है? एक आइडिया जनरेट करना है. एक ऐसा आइडिया जनरेट करना है जिसमें हम यानी कि हमारी इकोनॉमी में जॉब्स को क्रिएट कर सकें. सो एज इट शोज कि स्टार्टअप क्या है? न्यूली एस्टेब्लिश्ड एक बिजनेस है. एक ऐसा बिजनेस यानी एक नया आइडिया है. आइडिया कैसा भी हो सकता है. एक ऐसा आइडिया कि हम चलते चलते कहीं पे घूम रहे हैं, वी फाइंड आउट कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए. बट वो जो आइडिया है, हमारे दिमाग में इतने सारे आइडिया चलते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका आंसर ये हो सकता है. बट द प्रॉब्लम विद दैट आइडिया एंड स्टार्टअप इज डिफरेंट. आइडियाज हमारे पास हैं, लेकिन उन आइडियाज का एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा. तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ते हैं. आइडिया प्लस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट. यानी अगर मैं चाहती हूँ स्टार्टअप है क्या, वही सेम चीज है कि मैंने प्रॉब्लम देखी, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन अगर मैंने उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्टार्ट. सो इंडिया में यूथ को हमें यही बताना जरूरी है कि स्टार्टअप हमें क्यों करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? अपनी वैलिडेशन के लिए. अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो लोग कहते हैं ये तो भाई जॉब कर रहे हैं. हम हमेशा कहते हैं कि भाई 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, विच इज वेरी टिपिकल कि भाई किसी और के लिए काम कर रहे हैं. हमारे पास अंदर से इनिशिएटिव भी नहीं आ रहा कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, और अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है? मोरल डाउन हो रहा है कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया. लेकिन जब हम वो काम अपने लिए करते हैं, देन हम जो ये 9 to 5 वाली क्लॉक है, इसे ब्रेक कर सकते. क्यों? अगर हम किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड होंगे, देन हम टाइम नहीं देखेंगे. आपके साथ भी होता होगा, समवन इज वेरी
टैलेंटेड इन क्रिएटिव वर्क तो वो टाइम नहीं देखता बनाते, ठीक है, आपको पता नहीं चलता 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कहाँ गए। इफ यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग तो आपको ना दिन दिखता है ना रात दिखता है, आप पूरा दिन बैठ के काम कर सकते हैं। यानी अगर हम किसी के लिए सर्व करते हैं कुछ भी, किसी के लिए प्लेट में सर्व करते हैं, देन व्हाट हैपन, देन एग्जैक्टली व्हाट्स हैपन, हम टाइम देखते हैं कि कब टाइम खत्म होगा, कब हम जाएंगे, कब हम वहां से निकलेंगे। बट अल्टीमेटली जब हम हमारे बारे में सोचते हैं, देन वी डोंट टॉक अबाउट कि प्लेट में क्या सर्व करना है। हमारे लिए मतलब ही नहीं बनता कि एक्चुअल में प्लेट में हमें गिवन क्या है। वी आर लाइक कि लेट अस डू इट मोर अट्रैक्टिव वे, लेट अस डू इट मोर इनोवेटिव वे, हम हमेशा उसे बेटर एंड बेटर एंड बेटर बनाएं। सो स्टार्टअप इज नथिंग, जस्ट अपने अंदर खुद चेंजेस लाना, अपने अंदर खुद ऐड करना, वैल्यू ऐड करना, जिससे अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी कंपनी की ग्रोथ होती। सो अब हमारे पास क्वेश्चन यही आता है कि वी नो अबाउट दी स्टार्टअप्स, हम स्टार्टिंग से सुन रहे कि स्टार्टअप इज वेरी गुड, स्टार्टअप इकोसिस्टम इज रियली गुड, हम हमारे बारे में सोच रहे हैं। बट अल्टीमेटली देयर इज अ वन क्वेश्चन दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज अराइज इन आवर माइंड्स, इज लाइक हाउ टू जनरेट एन आइडिया। ठीक है, हमें लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हूँ या फिर मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा, देन व्हाट विल हैपन, कि आइडिया लाए कहाँ से, मैं जो ये आइडिया लेके आऊँ क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, क्या ये रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि फंडिंग कहाँ से लाएं। ठीक है, आइडिया है, पैसा भी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना कि आइडिया है, जस्ट आइडिया का बबल हमने प्रिपेयर कर लिया, बट वी डोंट हैव अ सिंगल पेनी इन आवर पॉकेट्स, वी नीड मनी एज वेल एज। सो हमारे पास बेसिकली स्टार्टअप में क्या है, इनोवेशन ड्रिवन। इनोवेशन क्यों बोला गया, बिकॉज स्टार्टअप डज नॉट मीन्स कि पहले से बनी बनाई चीज को आपने वापिस से एक तरीके का रैपिंग कर दिया, सर्व कर दिया। इट्स एन इनोवेशन। इनोवेशन ऑफ व्हाट, लाइक अगर मैं बात करूं इन जापान, आज की जो यूथ है, आई हैड सीन दैट कॉफी ओरिएंटेड है, वी वर लाइक कि कॉफी हमें काफी ज्यादा पसंद है, एंड मोर ऑफ लाइक द यंग जनरेशन एंड द जेन ज़ीज आर स्विचिंग इनटू व्हाट, ब्लैक कॉफी, माचा, एंड उनकी क्या प्रेफरेंस हो रही है कि मिल्क कॉफी से हम चेंज हो जाए, कोल्ड कॉफी, आइस टी, व्हाट द एक्चुअल प्रेफरेंस। तो इनोवेशन क्या है कि एक क्लिक करके हम एक ऐसा अफोर्डेबल चीज बना लें कि एक सैशे की तरह ओपन करा, वाटर में मिक्स करा एंड वी जस्ट ड्रिंक इट अप। यानी हम चाहते हैं कि टाइम भी ना लगे, टेस्टी प्रेफरेंस भी मिल जाए और हमारा प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए। यानी इनोवेशन ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, एक ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड जो एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बने। नेक्स्ट है इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल। एक स्टार्टअप हमेशा ये नहीं है कि आपने शुरू करा एंड वो एंड हो जाएगा, इट ऑलवेज एंड ऑलवेज हाई ग्रोथ पोटेंशियल, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली यहाँ पे बैठे हुए 50% पीपल के लिए भी वो एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी। Everyone is finding solution for that particular situation, लेकिन कोई उसके लिए एक्शन नहीं कर रहा है। आपने क्या करा है, अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, ग्रैब्स करा है एंड वो प्रोडक्ट बना दी, तो डेफिनेटली लोगों की नीड सेटिस्फाई हुई है और साथ के साथ क्या हुआ है, साथ के साथ क्या हुआ है, आपका इनोवेशन एक्सटेंड हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, everyone is using like sippers nowadays. Why? Because they are cute, because they are aesthetic. Today's generation is switching into what? Aesthetic generation. So bottles तो वो भी चल रही हैं कि पहले भी हम लोग क्या करते थे, पहले भी हम लोग क्या करते थे, प्लास्टिक की बोतल्स लेते थे। पहले भी लोग क्या करते थे, लिम्का की बोतल खत्म हुई, पानी भरा एंड पी लिया। नाउ वी आर स्विचिंग इनटू व्हाट, एस्थेटिक, लाइक Gen Z jeans what they need actually, aesthetic jeans. तो हमारे लिए that bottle की utility is same, that bottle is providing same kind of utility, but what actually happening कि अब उसके जो colors है vibrant कर लिए, तो everyone what they think, हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छी बोतल होगी, ज्यादा पानी पी लेंगे। पहले पानी इसलिए नहीं पी रहे थे क्योंकि बोतल सुंदर नहीं थी, अब अच्छी बोतल दिखेगी then we will drink it. लाइक हम बोलते हैं ना कि भाई ये इतना महंगा सिपर क्यों ले रहे हो, कि बोतल अच्छी है तो वाटर इनटेक अच्छा होगा। यानी कि हमारे पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो सकते हैं, जो चीज आप सोच रहे हो वही 10 लोग और भी सोचेंगे। नेक्स्ट है इसमें मार्केट इम्पैक्ट। मार्केट इम्पैक्ट क्यों, दैट क्यूट एडोरेबल बोटल्स ने एक्चुअली
2025 around like June July, one doll is very famous. Labubu. Everyone knows about Labubu. Why it is so famous? महंगी तो इतनी थी कि 5000 की वो छोटी सी भयानक सी दिखने वाली गुड़िया इतनी फेमस क्यों? Because everyone is using that. तो यानी कि मार्केट में पोटेंशियल है उस चीज का, बिकॉज हमने उसे क्या बना दिया? ट्रेंड बना दिए. सो इनोवेशन, एक ऐसा इनोवेशन, अगर आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करते हो, लाइक अगर मैं लिटरली बोलूं द Gen Z's माइंड अ वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव माइंड, और साथ के साथ द इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट समथिंग वेरी अट्रैक्टिव जो आज की जनरेशन को एब्सोल्युटली अट्रैक्ट करेगा. बिकॉज वी ऑल नो, अगर हम ज़ूडियो पे जा रहे हैं, हमारी यूटिलिटीज हम लोग नहीं खरीदते. हम क्यों खरीदते हैं? अट्रैक्ट कर रही है चीज. ठीक है, क्यों खरीदते हैं? कि ये बस मुझे सुंदर दिख रही थी, अडोरेबल दिख रही थी, मैंने ले ली. तो यानी एक इनोवेशन भी ऐसा हो सकता है, एक स्टार्टअप भी ऐसा हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंड सेटिस्फेक्शन पे अटैक करे. यानी इनोवेशन की जरूरत ये नहीं है कि यू नीड वेरी हाई टेक मशीनरी, यू नीड वेरी इनोवेटिव लाइक मशीनरी, हाई पैसा फंडिंग उठाने की जरूरत. इट कैन एक्चुअली बी समथिंग वेरी चीप. लाइक आज के टाइम में हम बात करें कि क्रोशे जो एक्चुअल में हमारी दादीज के टाइम से बनता है, फेमस आज हो रहा है. क्यों? बिकॉज Gen Z's ने क्या सोचा कि फूलों को क्या बना देते हैं? क्रोशे से बना देते हैं. ठीक है, जस्ट उसके मार्केटिंग एंड इनोवेटिव डिमांड क्या कर रहा है? उसे एक्सटेंड करने में हेल्प कर रहा है. यानी हमारा जो प्रोडक्ट है इनोवेटिव माइंड, एंड आज की जनरेशन में लिटरली बोलूं कि स्टार्टअप शुरू करना इज वेरी इजी, बिकॉज एवरीवन नोज हाउ टू यूज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पावर से हम सारे अवेयर हैं कि हम उसे रील के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं. वी एक्चुअली डोंट नीड मार्केटिंग फॉर दैट. हमारा अकाउंट ही उसकी मार्केटिंग क्रिएट करेगा. हम उसे क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अलग तरीकों से उसे प्रमोट कर सकते हैं. तो यानी स्टार्टअप का जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी टू क्रिएट समथिंग, इज एक्चुअली अ डिलेमा. कि भाई ऐसा करना जरूरी है? नहीं है. आपके पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा आइडिया, और साथ के साथ अगर आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली स्टार्टअप विल वर्क फॉर यू. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज यूनिकॉर्न स्टार्टअप. लाइक लुकिंग लाइक यूनिकॉर्न तो सबने सुना, कब यूनिकॉर्न है क्या? अब एक्चुअल में इस पिक्चर में काफी सारे ऐसे ब्रांड नेम्स हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये अपना नाम खुद ही बताते हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अनअकैडमी, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है? एजुकेशन रिलेटेड स्टार्टअप. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन कंपनी, आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है? सर्विसेज. नेक्स्ट अगर हम बात करें बिग बास्केट, तो यानी क्या आ रहा है कि वही हम क्या कर सकते हैं? घर बैठे सामान को ऑर्डर कर सकते हैं. यानी स्टार्टअप्स एक ऐसी चीज है कि हम इसमें एक आइडिया तो लेके आते हैं, बट स्टार्टअप में हमें एक चीज की और रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज लोगो, दैट इज द लीगल, उसमें जो हमें लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है, लोगो क्रिएशन. क्यों? आप जो इन ब्रांड्स को हो, आप इनके लोगो से इनकी पूरी आइडेंटिटी ले लेते हो कि एक्चुअल में ये ब्रांड्स बताना क्या चाह रहे हैं. अगर हम बात करें कुछ फैंसी मर्सिडीज की बात करें, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसका लोगो ही इनफ है. यानी किसी भी स्टार्टअप के लिए जब वो एक एक्सटेंडेड स्टार्टअप हो जाता है, एक बड़ा स्टार्टअप बन जाता है, देन व्हाट एक्चुअली नीड्स कि उसका लोगो क्या है, उसके पेटेंट, यानी हम उसके पेटेंट के बारे में बात करते हैं. व्हाई पेटेंट? क्योंकि आप कोई भी स्टार्टअप यूज कर रहे हो, डेफिनेटली आपने बनाया है, आपका जैसा आइडिया 10 लोग और सोच रहे हैं. Maybe your company is growing very fantastic, but अगर आपका पेटेंट नहीं है और किसी और ने भी वो कंपनी शुरू, तो आपको उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. यानी लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि एक्चुअल में यूनिकॉर्न है. नेक्स्ट प्लीज. तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बेसिकली है क्या? जिसमें कोई भी कंपनी अगर $1 बिलियन से एक्सटीड कर जाती है अपनी वैल्यूएशन को, तो उसे क्या बोलते हैं? वो यूनिकॉर्न कंपनी है. Here I have a list of like 2023-24 में टॉप 3 कंपनीज जो कि हमारी यूनिकॉर्न कंपनीज के अंदर आई थी. दैट इज Zepto के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है ना? Zepto के बारे में हमने सुना है, कितना अच्छा आइडिया था उनका. What's that idea is about? क्या करता है Zepto?
ठीक है, 10 मिनट्स ग्रोसरी, काफी अच्छा आइडिया था ना कि आप घर बैठे हो, लाइक इट्स अ रेनिंग डे, तो अब हमें क्या चाहिए, सब्जियां चाहिए, कोई आ नहीं रहा था, सो व्हाट वी डू, ज़ेप्टो या फिर ब्लिंकिट। कितने अच्छे स्टार्टअप आइडियाज हैं, यानी कि उन्होंने भी सोचा होगा कि क्यों हमें कहीं जाना पड़ रहा है, हमें कोई घर पे आके क्यों ना दे दे। ये चीज आपके दिमाग में भी आती होगी कि क्यों कोई घर पे आके हमें वो सामान डिलीवर क्यों ना कर दे। यानी वी हैव द आइडिया, वी हैव द इनोवेशन, बट व्हाट वी हैवंट डन, execution. So that's my point कि execution plus innovation gives what, startup. यानी स्टार्टअप की फाउंडेशन सिर्फ आइडिया तक नहीं रहेगी, उसके साथ साथ उसे क्या करना जरूरी है, एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। So next slide please. Here I have a list of 22 another companies जो कि 2022 में हमारे पास यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में आई थी। किसी को भी चेक करना है तो इजीली अवेलेबल है नेट पे, वो उन्हें चेक कर सकता है। एज वी सी कि यहाँ पे काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि अगर हम बोले कि वेरी फेमस कंपनीज, जिसमें हम बोलते हैं फिजिक्स वाला, सब जानते हैं उन्हें। नेक्स्ट इज बोट, अगेन बोट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाता है। नेक्स्ट और कोई कंपनी बताओ जो आप जानते हो, पर्पल, वेरी गुड इनिशिएटिव कॉस्मेटिक मार्केट में। नेक्स्ट नायका, शिप रॉकेट, यानी ये सारे क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रेन के साथ साथ एग्जीक्यूटिव कलेक्टिव प्लान्स बनाए गए हैं जो कि स्टार्टअप की हिस्ट्री में यूनिकॉर्न के अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो द स्टार्टअप जर्नी, हाउ टू बिगिन, कैसे शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आइडिया वैलिडेशन। आइडिया वैलिडेशन यानी मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट्स एक्चुअल द आइडिया इज। आइडिया हम कहीं पे भी चलते हुए, कहीं पर भी देखते हुए हमारे दिमाग में आइडिया आ सकता है। नेक्स्ट आइडिया एग्जीक्यूशन के बाद हमने बोला कि आइडिया की वैलिडेशन होना जरूरी है। आइडिया कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इसमें बिजनेस प्लान। प्लान कैसा होना चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड, बिकॉज हम एक बिजनेस बना रहे हैं। बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज क्या होती है कि कौन उसे ऑपरेट करेगा, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन सेल्स करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसकी फंडिंग उठानी है। यानी आइडिया प्लस अगर बिजनेस अगर मिलता है देन हमारी स्टार्टअप जर्नी शुरू होती है। लास्ट में एक सिंगल पर्सन इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी आउट एनीथिंग, तो हम उसके लिए टीम बनाते हैं, यानी कि वी नीड एडवाइजर्स, वी नीड एम्प्लॉयज, और अ सिंगल पर्सन एक्चुअली कैन डू स्टार्टअप। ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है, बट इनिशियली एक सिंगल पर्सन शुरू कर सकता है, बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी देन डेफिनेटली अ पर्सन नीड अ टीम। तो यानी कि 3 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द आइडिया वैलिडेशन, कैसे आप आइडिया को जनरेट करेंगे। दूसरा कैसा बिजनेस प्लान बनाना है, एंड थर्ड इज असेंबल योर टीम। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम साथ में मिला देते हैं तो हमारी जो है स्टार्टअप जर्नी बिगिन हो। सो नेक्स्ट इज चूजिंग योर लीगल स्ट्रक्चर, यानी कि अब मैंने सोच लिया कि इट्स अ बिजनेस ओरिएंटेड प्लान। स्टार्टअप क्या है, इनोवेशन के साथ साथ बिजनेस ओरिएंटेड है। एज वी नो कि बिजनेस काफी सारे तरीकों के होते हैं, यानी कि एक सिंगल पर्सन भी बिजनेस चलाता है, एक कंपनी भी बिजनेस चलाती है। एक तरीके की हम बात करें कि प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, यानी कि यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं, यानी कि आप सिंगल ओनर बनना चाहते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में ना एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका स्टार्टअप नहीं चला देन डेफिनेटली जो भी उसकी कॉस्ट होगी, जो भी उसके एसेट्स होंगे, उन सबका बर्डन आप पे ही पड़ेगा। यानी कि हम अगर हिंदी में बोले जो दिवालिया होगा वो किसका होगा, उसी सेम पर्सन का होगा। या फिर इंग्लिश में बोले तो जो लिक्विडिटी होगी हमारी, जो इंसॉल्वेंसी होगी, वो पर्टिकुलरली किसी की होगी, जिसने कंपनी को शुरू करा। सो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव कि आप अपने आप से करना चाहते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन दूसरा हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एज वी नो कि जैसे हम पार्टनरशिप में आते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस उसी सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं जो हमने बात करी थी। तो यानी इंसॉल्वेंसी अगर कंपनी में होती है देन डेफिनेटली दोनों लोग क्या होंगे, इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, दोनों के ऊपर इक्वली ही बर्डन राइज होगा। यानी कि पहला पॉइंट हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप। आप सिंगल ओनर हैं,
आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ही अपनी कंपनी से मार्केटिंग से लेके सेल्स से लेके एग्जीक्यूशन तक सब आप ही करेंगे। लाइक अगर हम बात करें कि आप अपना छोटा सा चॉकलेट मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, क्रोशिया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, देन यू कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अब हम बात करते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो अभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, ठीक है, घर से बिजनेस चला रहे हैं, कोई केक बना रहा होता है, कोई चॉकलेट्स बना रहा होता है, बट उन्होंने क्या नहीं करा, लीगल प्रोसेस नहीं करा। लीगल प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट ही तो लेना है कि ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मैं चला रही हूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको एक वैलिडेशन मिलेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी आती हैं स्टार्टअप ओरिएंटेड आपको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको ले सकते हैं। अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स का आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे। सो यानी अगर आप खुद से भी बिजनेस चला रहे हो, सो गेट एनरोल्ड योरसेल्फ इनटू सोल प्रोप्राइटरशिप। अल्टीमेटली जस्ट अ सर्टिफिकेट, छोटा सा मिनिमम सा अमाउंट आपको एक लीगल सर्टिफिकेट करना होता है जो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम से इंट्रोड्यूस कराएगा और साथ के साथ आप उनका बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि दो लोग मिलके अगर एक इनोवेशन पे काम करें देन डेफिनेटली आइडियाज जनरेट होंगे। किसी के लिए कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट होगी, बट दूसरे पर्सन के लिए वो चीज कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी हो सकती है। सो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ आपकी गलती है, आपको अपने पार्टनर की गलती पता चलेगी, दोनों अपने फर्म में गलतियां निकालनी सीख पाओगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली योर बिजनेस विल ग्रो। क्योंकि अगर मैं सिंगल पर्सन हूँ देन मुझे मेरी कंपनी की जो दूसरों को गलतियां दिख रही होंगी वो नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि मेरी नजर में क्या होगा, माय बिजनेस इज गोइंग ऑन वेरी वेरी परफेक्ट, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं देन डेफिनेटली एक दूसरे के प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है और आपकी बिजनेस का सॉल्यूशन भी वो निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी कॉर्पोरेशन। सी कॉर्पोरेशन यानी कि एक वेंचर बाउंडेड आपने स्टार्टअप खोला है, यानी इसमें अगर आपकी लिक्विडिटी होती है तो आपको अपनी जेब से नहीं भरना, आपके पीछे क्या है, एसेट्स हैं जो उसकी क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। लास्ट इज ग्लोबल इक्विवेलेंट्स। ग्लोबल इक्विवेलेंट एक ऐसा स्टार्टअप कि कोई यूएस की इकोनॉमी में हुआ है या कनाडा में हुआ है जो आपके देश में आके अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है, ठीक है। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, अनदर इज द एलएलपी, नेक्स्ट इज सी कॉर्पोरेशन एंड द थर्ड इज ग्लोबल इक्विवेलेंट। यानी अगर आपको लीगल फॉर्मेट में जाना है तो आपको इन चारों में से किसी एक में, तभी आपको उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फंडिंग राइज होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो लिक्विडिटी रेशियो है वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है लीगल स्टेप्स में क्या करना जरूरी है। पहला है चूज एंटिटी टाइप। हमने बात करी 4 तरीके की एंटिटी है, कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, सी कॉर्पोरेशन, ग्लोबल एंड ग्लोबल। तो यानी कि इन चारों में से किसी एक में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू डू, कंपनी का नाम क्या होगा, बिकॉज समटाइम्स कंपनी का नाम भी अपने आप स्पार्क करता है कि एक्चुअल में ये कंपनी है किस चीज की। लाइक अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा, अगर हम बात करें आज के टाइम में सबसे ज्यादा चल रहा है ब्लिंकिट। लाइक ब्लिंकिट व्हाट, लाइक कि हम आईज को ब्लिंक करते हैं ना, यानी कोई चीज हमें मिनटों में मिल रही है, कोई चीज हमें सेकेंड्स में मिल रही है। यानी कि आपकी कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। यानी एक स्टार्टअप में सबसे इनिशियल काम ही यही होता है, पहले सोचना कौन सी कंपनी आप बनना चाहते हो, दूसरा उसमें आप क्या उसका नाम रखना चाहते हो। बिकॉज वी ऑल नो ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में अगर हम बात करें, हम लोगों की ब्रांडिंग से समझते हैं कि ये क्या ऑफर कर रहा है। जब कोई कंपनी इनिशियल पे होती है तो हमें उसका मतलब नहीं होता कि इसकी क्या ब्रांडिंग है, क्या नाम है, क्या कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बनती है, हर कोई उसके नाम से जानना शुरू कर देता है कि ये नाम है, ये कंपनी ये करती है। यानी आपका जो नाम है, जैसे कि हम सबको पसंद होता है ना कि हमें हमारे नाम से बुलाया जाए। अगर हमें कोई बोलेगा ए इधर आ, ओ इधर आ, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई क्यों ही बुला रहे, क्यों ही हमें नाम दे रहे। इसी तरीके से स्टार्टअप का नाम होना भी जरूरी है।
थर्ड इज द फाइल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कौन कौन से MOUs आपको चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। लास्ट इज ऑब्टेन EIN यानी एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। एज जैसे हमारा GST होता है वैसे ही अगर आपका कंपनी का नाम किसी से मैच करता होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। हम देखते हैं ना कि एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी से बिल्कुल मैच नहीं होता, या फिर हम कंपनी के सेंस में क्यों जाएं, आप सबने अपनी इंस्टा आईडीज बनाई होंगी या कोई भी आईडी बनाई होगी, ईमेल बनाई होगी, वो भी क्या मांगता है कि आपका जो नाम होना चाहिए बिल्कुल अलग होना चाहिए। एरर शो कर देते हैं ना कि ये नाम ऑलरेडी मैच हो रहा है, आप ये नहीं ले सकते, आपको 5-6 ऑप्शन देता है। यानी डोमेन आपका नेम जो ये EIN नंबर है इससे स्पेसिफाई करता है कि ये नाम किसी और ने नहीं लिया है, क्योंकि लेट अस सपोज कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लिटरली कभी कोई उसमें इश्यू नहीं है, लेकिन वैसी कंपनी कोई और है जो इलीगल वर्क कर रही है, देन इलीगल नोटिस आपको भी आ सकता है। सो नेम शुड बी different, name should be identical, name should be absolute separate from some other firm। तो जैसे हम इसमें बात करते हैं तो everything has a loophole। अब हम काफी सारे ब्रांड्स की बात करते हैं, उसमें वो छोटा सा A को इधर उधर मिला देते हैं, E को इधर उधर मिला देते हैं, या थोड़ा सा हाइफन की प्रॉब्लम कर देते हैं, बट स्टिल अगर हम बात करें वो रजिस्टर भी उसी से कर, यानी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। सो ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? पैन कार्ड। पैन कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आज के टाइम में तो अगर आपको अपना बैंक अकाउंट भी खोलना है तब भी वो क्या मांगते हैं कि पैन कार्ड होना चाहिए। यानी पैन कार्ड आपको क्या करता है कि एक तरीके की वैलिडेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, क्योंकि एब्सोल्युटली आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप के फॉर्म में है तो वो बिजनेस ही, तो बिजनेस ऑलवेज नीड अ GST नंबर, और GST बिना पैन कार्ड के नहीं आ सकता। और आपने सुना होगा कि देयर इज वन सिबिल स्कोर, ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली दैट आपको लोन मिलने में प्रोसेस जो है वो इजी हो सके। सो पैन कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी आर इंडियंस, हमारे लिए हमारा आधार ही हमारी पहचान है, तो सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज आधार कार्ड। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस। कोई भी कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं तो उसका ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए कि कहाँ शुरू करना चाह रहे हो। अगर घर से भी करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव द परफेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन कि हाँ मेरा घर यहाँ पर है। सो नेक्स्ट यूनिक बिजनेस नेम। आपका नेम कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यानी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एड्रेस आपका पता होना चाहिए। लास्ट वन इज बिजनेस नेम। नेक्स्ट इज फाइल एप्लीकेशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स में आपको क्या करनी पड़ेगी? फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी? एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी दैट आई एम दिस पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अप माय कंपनी, वांट टू स्टार्ट अ कंपनी जो कि इनिशियली स्टार्टअप है, इसका नाम ये है और ये कौन सी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, LLP है, जोन सी कंपनी है, वो सब कुछ हमें बताना पड़ेगा। और लास्ट में हमें क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जो एक ऑथेंटिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर पर्सन के नेम पर रजिस्टर है। यानी कि आगे से आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट मिलने का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स। एज वी नो कि फीमेल्स के लिए इतनी सारी स्कीम है अगर वो स्टार्टअप में आती हैं, स्टार्टअप को इंडिया ऑलरेडी इतना प्रमोट कर रहा है, सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कीम्स जो कि आपकी बूटस्ट्रैपिंग में हेल्प कर सकती है। व्हाट इज एक्चुअली अ बूटस्ट्रैपिंग? पता है आपको? बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली क्या होता है? एज यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन आपके स्टार्टअप में क्यों इंटरेस्टेड होगा जब आपने भी अपना पैसा उसमें लगा रखा होगा ना। यानी कि इनिशियली पैसा आप कुछ तो अपनी जेब से लगाओगे अपने स्टार्टअप में। अगर आप यही भरोसा नहीं करते कि आपका स्टार्टअप चलेगा या नहीं चलेगा, इट मींस कि यू आर नॉट पुटिंग योर मनी इनटू दैट। सो बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली क्या होता है? जब हम हमारी पॉकेट से थोड़ा थोड़ा पैसा अपने बिजनेस में डालते हैं ताकि हम हमारी बिजनेस को एक वैलिडेशन प्रोवाइड कर सके, दैट इज बूटस्ट्रैपिंग, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपको अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो इनिशियल पैसा है वो आपकी जेब से जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक और अवेलेबल होता है। अब पीपल आर लाइक कि स्टार्टअप तो करना है,
जेब में पैसा ही तो नहीं है, आइडिया है, सब कुछ आता है, बस पैसा नहीं है, उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज द एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल से ही पता क्या चल रहा है कि कोई बाहर से आके हमारी हेल्प करेगा। यानी एंजल इन्वेस्टर्स आर दोस्त जो कि आपके बिजनेस में क्या करते हैं, इनिशियली बूटस्ट्रैपिंग का काम करते हैं। बट ये बूटस्ट्रैपिंग कैसी होनी चाहिए, ऐसे आइडिया के साथ जो एक्चुअल में ग्रोथ का पोटेंशियल कैरी आउट करता हो। नेक्स्ट प्लीज। सो अब क्वेश्चन आता है कि कहां पर एक्चुअल में हम रजिस्ट्रेशन करें हमारे स्टार्टअप। ठीक है, हमने सीख लिया स्टार्टअप है क्या, हमने सीख लिया व्हाट आर द लीगल डॉक्यूमेंटेशन जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, हमने ये देख लिया कि 4 तरीके की हमारी कंपनीज हैं, इसमें से हमें चूज करना है, आइडिया को इनोवेशन के साथ एड अप करके एग्जीक्यूट करना है। बट नाउ द मेन क्वेश्चन, मेन कंसर्न कि मेरे पास सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, अब मैं रजिस्टर कहाँ करूँ, कहाँ पे कंपनी मुझे रजिस्टर करनी है। सो DPIIT इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये एक पोर्टल आपको एलोकेट करती है जिसके अंदर आपको क्या करा जाता है कि कैसे आप इजियर अपनी कंपनी को वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो रजिस्टर करने का प्रोसेस काफी सिंपल है। वहां पे जैसे आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, जैसे कहीं का एडमिशन भी लेना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसी तरीके से आपका नेम क्या है, क्या कंपनी का नेम रखना चाहते हैं, क्या आपकी ईमेल आईडी है, क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है, यही सेम बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ के और साथ के साथ उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि क्या कंपनी आप शुरू करना चाहते हैं, उन सब के बारे में पूछ के अल्टीमेटली क्या करता है, आपकी कंपनी को रजिस्टर करने में हेल्प करता है। क्या बेनिफिट्स है इस पे रजिस्ट्रेशन करने के? सबसे पहला सेल्फ सर्टिफिकेशन, आप खुद से खुद का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। एज द इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी डिजिटल इकोनॉमी, एज वी नो कि हमारी इंडिया तेजी से क्या बन रही है, डिजिटल बन रही है। पहले हमें चालान फाइल करने होते थे, देन डेफिनेटली व्हाट वी एक्चुअली डू, ठीक है, हम क्या करते थे, व्हाट वी एक्चुअली डू, बताओ। पहले हमें अगर चालान भरना होता था, हम एक्चुअल में क्या करते थे, साथ के साथ पे कर देते थे कैश में। ठीक है, हम लाइंस में लगते थे, फिर लाइंस में लगने के बाद फिर क्या करते थे, फिर फॉर्म फिल करते थे, फिर आगे जाके कोई और उस फॉर्म की वैलिडेशन करेगा, फिर आगे जाके उसमें कोई और फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, देन अल्टीमेटली ये क्या होता था, काफी ज्यादा टीडियस प्रोसेस होता था। लेकिन आज के टाइम में अगर हमें लाइसेंस भी लेना है, लाइसेंस कैरी आउट भी करना है, देन व्हाट वी एक्चुअली डू, हम ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन पे जाते हैं, एप्लीकेशन पे जाने के बाद क्या करते हैं, उसको फिलअप करते हैं, देन वहीं पे घर पे बैठे बैठे पूरा का पूरा चालान हम क्या कर लेते हैं, एब्सोल्युटली अपने घर पे बैठे बैठे फाइल कर देते हैं। यानी कि एक्चुअल में जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट है, ये क्या करती है, हमारे काम को इजी करने में हेल्प करते हैं। यानी कि मुझे लाइंस में लगने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर पे बैठे बैठे ही सारी की सारी चीजें क्या कर सकती हूँ, ऑपरेट कर सकती हूँ। तो यानी कि सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड एनवायरनमेंट लॉ। लेबर एंड एनवायरनमेंट लॉ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉज बना रखे हैं कुछ ऐसे कि आपने अगर स्टार्टअप इशू करना ही है, आपने स्टार्टअप अगर शुरू करना ही है, तो कौन से लॉ के अंदर वो आना चाहिए। दूसरा है फास्ट ट्रैक पेटेंट। फास्ट ट्रैक पेटेंट यानी आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को देख भी सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुंची, कि अभी आ गया है सर्टिफिकेट या नहीं आ गया है, कितना इनिशियल स्टेप हमारा कवर हो चुका है। और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, अगर आप पेटेंट फाइल करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप का, या फिर आपने कोई रिसर्च ओरिएंटेड स्टार्टअप बनाया है, आपने किसी का कोई रिसर्च करके कुछ स्टार्टअप बनाया, तो यानी आपको उसके लिए क्या कराना पड़ता है, पेटेंट कराना पड़ता है। एज आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि हम आज के टाइम में क्या यूज कर रहे हैं, एलईडी बल्ब्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पहले कौन से बल्ब आते थे, दैट हाई वोल्टेज येलो कलर के बल्ब्स। तो यानी किसी ना किसी ने ये एलईडी बल्ब्स के बारे में सोचा है, दिस इज आल्सो एन इनोवेशन, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ स्टार्टअप, और किसी ने इसे पेटेंट करवाया, इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत महंगे मिलते थे, आज बहुत सस्ते मिलते हैं। तो यानी 10 ईयर का टेन्योर होता है आपका, अगर कोई भी आप पेटेंट करवाते हैं, उसके बाद वो कोई भी उसका जो है फॉर्मूला या फिर उसका जो एक्सपेरिमेंट है कोई भी यूज कर सकता है। लास्ट है एक्सेस टू गवर्नमेंट फंडिंग, यानी गवर्नमेंट से कौन कौन सी फंडिंग्स उठानी है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज
आपने गवर्नमेंट पे जाके रजिस्टर करा है, गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा वैलिडेट करा है कि हाँ ये पर्सन ऑथेंटिक है, ये जो कंपनी है इनिशियली स्टार्ट जो ये करना चाह रहा है दैट इज एब्सोल्युटली ऑथेंटिक, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट की फंडिंग्स मिलने में भी क्या होता है, इजी होता है। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला एज लिमिट, यानी कि जो आपका स्टार्टअप है, बिकॉज ये 2016 में शुरू हुआ है पोर्टल। एज वी नो कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप कल्चर है 2000 से शुरू हुआ था, बट फ्रॉम 2016 इसने एक पीक पकड़ी है। इसने क्या पकड़ा है? एक तरीके का हम बोलते हैं कि एक तरीके की स्पीड पकड़ी है। जब से हम सुनते आ रहे हैं 2016 से दैट स्टार्टअप चल रहे हैं, स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है वो 10 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका स्टार्टअप 10 ईयर से कम तक का है देन डेफिनेटली क्या होगा, ठीक है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा। नेक्स्ट, टर्नओवर कैपिटल, यानी जो आपका स्टार्टअप है ये 100 करोड़ तक का होना चाहिए। यानी अगर आपका स्टार्टअप एक तरीके का कुछ आपको दिखाना भी तो पड़ेगा ना गवर्नमेंट में, कि अभी ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी बना रहे हैं और गवर्नमेंट को बोलते कि लाओ हमें पैसा दो, तो यानी आपको गवर्नमेंट को कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि ये जो मेरा पर्टिकुलर स्टार्टअप है दिस इज ग्रोइंग वेरी वेरी वेल। तो अगर आपका स्टार्टअप वेल ग्रो करेगा देन डेफिनेटली गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट है बिजनेस स्ट्रक्चर, कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आप करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज इनोवेशन फोकस, यानी आपका जो स्टार्टअप है कैसा होना चाहिए, इनोवेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक आइडिया अलग से होना चाहिए जो किसी ने कॉपी ना करा, जो पहले से चल ना रहा हो। नेक्स्ट प्लीज। सो एसेंशियल लीगल कॉम्प्लायंसेस रिक्वायरमेंट, तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग काफी सारे अलग अलग तरीके के रिटर्न्स बताए गए, अलग अलग तरीके के मीटिंग्स ऑफ कंडक्ट बताए गए कि कौन कौन से बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होनी, यानी कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है एक स्टार्टअप में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मैनेजर कितना होना चाहिए, या फिर टोटल हम बालते हैं इनिशियली 4 लोगों की बोर्ड ऑफ मीटिंग बनाई जाती है अगर आपका स्टार्टअप 100 करोड़ की वैल्यूएशन से ऊपर पहुंच जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कीप अप करने हैं, यानी कि पेपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आपको मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज टीडीएस ऑन पेमेंट, आपकी जो पेमेंट है, अगर आपका जो अमाउंट है बजट कंपनी का, स्टार्टअप का, वो अगर एक्सीड हो रहा है तो क्या इनकम टैक्स नॉर्म्स के अंदर आपका स्टार्टअप आएगा। नेक्स्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि आपकी जो इवैल्यूएशन है कंपनी की, जो आपका टर्नओवर है अगर 20 लाख से ऊपर आता है देन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। इनिशियली स्टेज पे अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो चल जाएगा, बट जैसे ही 20 लाख से ऊपर आपकी कंपनी का टर्नओवर पहुंचता है देन यू एक्चुअली नीड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एंड लास्ट है लेबर 40 लाख, इट इज 40 लाख, 40 लाख 40 20 10 का है ये 40 लाख, जो स्पेशल ये 20 लाख है स्पेशल स्टेट्स के लिए, अदरवाइज इट इज 40 लाख। ओके। नेक्स्ट लेबर लॉस, दैट इज जो अलग अलग तरीके के लेबर लॉस जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी कंपनी के अंदर काम करना है। नेक्स्ट इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंस, कि अगर आपका फूड ओरिएंटेड कंपनी है तो आपको FSSAI लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ जो भी आप फूड के बारे में काम कर रहे हो तो वो ऑथेंटिक नॉर्म्स के अंदर आ रहा है, यानी किसी तरीके की एडल्ट्रेशन नहीं है आपके खाने में, किसी तरीके की डस्ट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि एकदम हाइजीनिक खाना आप बना रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपको लोकल ऑपरेशंस करना है तो आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, यानी कि इंटर स्टेट हो गया, इंटर कंट्री हो गया, या फिर कंट्री तो हम उसे दूसरे उसके नॉर्म्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर इंटर स्टेट हो गया या फिर इंटर सिटी हो गया उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो भी आपका सामान जाएगा उसके लिए आपको पर्टिकुलरली लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस, यानी अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में देन उसके लिए जो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है दैट इज IEC, एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, यानी जो भी आप कंपनी लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन सी मिल है,
पेपर मिल है ना, तो पेपर मिल इज एक्चुअली व्हाट डूइंग, पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है ना, तो यानी उसे क्या चाहिए होगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कंपनी को वहां पे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करता है। यानी गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म सेटअप कर रखे हैं कि अगर आपका स्टार्टअप, अगर आपकी कंपनी इतना पॉल्यूशन कर रही है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा कर रही है तो वो कितना कितना % टैक्स देगी, जिसे हम बोलते हैं एमिशन चार्ज। एमिशन चार्ज इज बेसिकली कि अगर आपकी कंपनी एक लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है देन उतने % के रेशियो पे आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। साथ के साथ गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि आपको उतना ट्रीज भी ग्रो करने पड़ेंगे, आपको उतना एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। फाउंडर इक्विटी, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई इशू नहीं है, हम एज अ सिंगल पर्सन है, सिंगल चीज काम चल रही है, तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी इश्यू नहीं है। बट जैसे ही हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं या फिर दूसरे पार्टनर्स के साथ जुड़ते हैं, देन व्हाट एक्चुअली हैपन कि जब आपका कंपनी एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है देन उसमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट कौन लेगा, कम लॉस हो रहा है, ज्यादा लॉस हो रहा है, कौन कौन से डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। यानी कि आपके स्टार्टअप में स्टार्टिंग से ही क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कितना किसे प्रॉफिट मिलेगा, किसका कितना शेयर होगा, अगर कोई कंपनी बीच में से छोड़ता है तो उससे कितना पैसा ले लिया जाएगा, क्या उसकी वैल्यूएशन होगी, क्या उसके एसेट्स होंगे, उन सब के बारे में पहले से ही बात की जाती है। यानी इक्विटी स्प्लिट्स कितनी होगी कि आपके, जैसे हम बात करते हैं इन अकाउंट्स कि हमारे पास क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि किसके पास कितना इक्विटी होना चाहिए, 20% इक्विटी, 30% इक्विटी, यानी जितना ज्यादा इक्विटी आपके पास होगा उतना ज्यादा रिस्क आप बेयर करेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट प्लीज। प्रोटेक्टिंग योर एसेट्स, कैसे आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं अपने स्टार्टअप का, पेटेंट्स करा सकते हैं, कॉपीराइट्स करा सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेड सीक्रेट्स बता सकते हैं, और लास्ट में आई की कोका कोला की एक ऐसी बोतल है अगर हम अंधेरे में भी ढूंढे उसकी बोतल बिल्कुल अलग से हाईलाइट होती है। तो कोका कोला ने बेसिकली क्या करा हुआ है, ट्रेड सीक्रेट बना रखा है। व्हाट एक्चुअली अ ट्रेड सीक्रेट इज, ट्रेड सीक्रेट बेसिकली एक ऐसा सीक्रेट होता है जो कि कोका कोला कंपनी ने क्या करा हुआ है, ट्रेड सीक्रेट के नाम पे रजिस्टर करा हुआ है। अगर वो पेटेंट करेगी देन व्हाट विल हैपन, आफ्टर 10 इयर्स उसके जैसा फॉर्मूला कोई और बना सकता है। बट कोका कोला ने बेसिकली क्या करा है, ट्रेड सीक्रेट करा है, यानी कि उसने बोला है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है इट्स अ सीक्रेट, यानी कि कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता, कोई भी वैसा सेम पैकेजिंग या फिर सेम फॉर्मूला बना नहीं सकता। तो यानी ट्रेड सीक्रेट, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेसिपी है डेट इज वेरी यूनिक, तो आप उसे किस में रजिस्टर करते हैं, ट्रेड सीक्रेट में करते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें ट्रेडमार्क्स, जैसे कि हमें पता है ट्रेडमार्क्स किस लिए जरूरी होते हैं, ताकि कोई हमारी बनाई चीज कॉपी ना करे। सिमिलरली पेटेंट्स, कि अगर मैंने कोई नया इनोवेशन करा है विच इज वेरी इफेक्टिव, तो हम उसका क्या कराते हैं, पेटेंट कराते हैं, यानी 10 ईयर तक मैंने जो भी चीजें बनाई हैं अल्टीमेटली उसका क्या हो, मुझे ही बेनिफिट मिले, बिकॉज मैंने उसमें अपनी कॉस्ट लगाई है, R&D डिपार्टमेंट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में उसका पैसा दिया है। देन अगर वो प्रोडक्ट जनरल हो जाएगा देन डेफिनेटली कोई भी उसे सस्ते दाम पे बना सकता है। यानी अगर मैंने इतनी मेहनत करी है देन डेफिनेटली व्हाट विल डू, हम उसका क्या करा लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर समय तक तो ये चीजें मुझे ही इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। सबसे पहले फाउंडर्स एग्रीमेंट, जो फाउंडर्स हैं कंपनी के उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अगर वहां पे कोई काम कर रहा है देन उसका भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि बीच में अगर कोई एम्प्लॉय आपसे सारा काम सीख जाता है और बीच में ही छोड़ के चला जाता है, नुकसान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि आपने उस पर वर्क करा है, आपने उसे सब कुछ सिखाया है। देन डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, वो किसी और को जाके बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपकी जगह। नेक्स्ट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी क्या क्या बातें हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्या क्या बातें हैं जो एक्चुअल में हम बता नहीं सकते। लास्ट है वेंडर्स एंड क्लाइंट कॉन्टेक्ट्स, कि आप जो जिनसे सामान ले रहे हो, जिनसे रॉ मटेरियल ले रहे हो, उन सब की डिटेल्स कैसी होनी चाहिए,
हिडन होनी चाहिए, ताकि कोई और पर्सन आपकी सारी बातों को जाके किसी और को बताए ना। नेक्स्ट कॉम्प्लायंस क्या है कि पहला इसमें प्राइवेसी लो। प्राइवेसी के अंदर आपकी कंपनी के जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, वो सब कुछ क्या कर सकते हो आप प्राइवेसी के अंदर रख सकते हो। आप उन्हें क्या कह सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स कोई और हम नहीं दिखाएंगे, किसी और को नहीं दिखाएंगे। ये सेम आ जाएंगे कि क्या क्या एम्प्लॉयमेंट के लॉज होने चाहिए, सिक्योरिटी रेगुलेशन क्या होना चाहिए, यानी कि कैसे आपको फंड राइज करना है, कैसे उससे काम करना है, बिजनेस लाइसेंस क्या होना चाहिए, कौन कौन से परमिट चाहिए, लोकल लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, स्टेट कौन सा होना चाहिए, फेडरल इंटरेस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट सो इन्वेस्टर की रेडीनेस फैक्टर क्या है कि प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन एंड गवर्नेंस, यानी कि जिसकी भी कंपनी है, जिसका भी स्टार्टअप है, उस सबके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, यानी कि सारी की सारी बात उसे पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में उसकी कंपनी में चल क्या रहा है। आईपी ओनरशिप एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कौन एक्चुअल में ओनर है, कौन उसके साथ काम कर रहा है, किसी ने बाहर से आके ज्वाइंट इक्विटी दे रखी है या नहीं दे रखी है। कॉम्प्लेंट एनवायरमेंट प्रैक्टिस, यानी कि जो आपका एनवायरमेंट प्रैक्टिस है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि अगर आप फूड ओरिएंटेड बिजनेस में हो तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो तो यानी एनवायरमेंट क्लियरेंस से अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट सो एट द एंड यही इसमें लास्ट में आएगा कि लीगल चीजें जो हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी लंबे समय तक चलती रहे और उसमें किसी भी तरीके की इशू ना आए, देन डेफिनेटली व्हाट विल आई डू कि लीगल कॉम्प्लायंसेस के बारे में सोर्सेस होते हैं और ग्रोथ की प्रिपरेशन भी जरूरी है। यानी कि अगर मैंने स्टार्टअप शुरू कर दिया और उसके बाद मैं सोचूं कि मेरी कंपनी तो बिल्कुल अच्छी चल रही है, मेरा स्टार्टअप बिल्कुल अच्छे चल रहा है, उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस की जरूरत नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बिकॉज मार्केट इज वेरी अनसर्टेन। हमें उन चीजों को साथ के साथ सीखना भी जरूरी है और साथ के साथ हमें ये रिमेम्बर जरूर रखना चाहिए कि आज जो हम काम कर रहे हैं कल कोई उससे अच्छा इनोवेटिव आइडिया भी ला सकता है। सो डेफिनेटली मुझे अपनी कंपनी के जो मैंने इनिशियल स्टार्टअप करा है, देन डेफिनेटली मुझे उसमें एड ऑन चीजें करनी भी जरूरी। सो थैंक यू, दिस इज माय पीपीटी एंड अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। Has really helped us understand the topic in a better way. Now moving ahead to our next session. I would like to invite our second resource person, Ms. Shelly Chauhan, to kindly come forward and address the audience. So yes, good morning everyone. Good morning, ma'am. So I am Innovation Ambassador Shelly Chauhan at Institutions Innovation Council, and today's session is all about startups, their legal and ethical aspect. अभी आपने एक सेशन अटेंड किया जिसमें आपने स्टार्टअप्स के लीगल एस्पेक्ट को कवर किया. So now in this session we are going to talk about something that you will face whether you become an entrepreneur, an investor, an employee or a consumer. So आपने लीगल वर्किंग के बारे में पढ़ लिया, समझ आ गया सबको? Yes. So this session is all about how startups should grow responsibly. अब जब आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सारी लीगैलिटीज कंप्लीट हो जाती है, अब बात आती है हमारे एथिक्स की. अब जो भी काम आप करने वाले हो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो की जाएंगी ना. सो इस सेशन के थ्रू आपको समझ आएगा कि क्यों इंडिया की कुछ स्टार्टअप्स $1 बिलियन ब्रांड बनी और कुछ कोलैप्स क्यों हुई, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है उनकी एथिकल वर्किंग. सो एज यू सी दिस स्लाइड, a quote is written over here that a successful startup is not just about profit, it's all about trust.
यानी कि जब भी आप एक कंपनी अपनी बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप प्लान करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ही एस्टैब्लिश नहीं की जाएगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो सर्वाइवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स का ट्रस्ट आपको जीतना होगा। सो एथिक्स जो है ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है। एथिक्स इज नॉट जस्ट अ थियोरी, ये डायरेक्टली एक स्टार्टअप के सक्सेस रेट और फेलियर रेट को डिसाइड करता है। अब बहुत सी कंपनीज हमारी ऐसी हैं जो एथिकल बिहेवियर फॉलो करती हैं और वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन मार्केट में कम कर पाती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो कंपनीज लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई? आपने बायजूस का एग्जांपल सुना होगा ना, बायजूस कोलैप्स क्यों हो गया? एक टाइम पर बायजूस का बहुत नाम था, बट ड्यू टू इट्स अनएथिकल बिहेवियर आज बायजूस जो है वो कोलैप्स हो चुका है। So ethics is not a constraint on success, it is the foundation of it. अब क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि एथिक्स जो हमारे एथिक्स हैं वो स्टार्टअप के ग्रोथ रेट को स्लो करते हैं। तो यहाँ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे तो स्टार्टअप का ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा? एनीबडी? नोबडी। बट बहुत से लोग होते हैं जब अपना स्टार्टअप प्लान करते हैं ना, उनको लगता है क्योंकि जब आप एथिक्स को फॉलो करते हो तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अपने माइंड में लेकर चलने होते हैं और उसी की वजह से जो ग्रोथ है इनिशियली वो स्लो रेट पर होती है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन करना है तो एथिक्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो आपके एथिक्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, और अगर ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं तभी तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल पॉसिबल होगा। यस, नेक्स्ट। So before proceeding towards my topic, which is based on ethical aspects of startup, let us first clear what ethics actually is. Ethics का क्या मतलब होता है? What do you mean by ethics? So ethics is the branch of knowledge that deals with moral principles, what is right, what is wrong and how we ought to act. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स का मतलब है कि क्या सही है, क्या गलत है, यानी what is right and what is wrong even when nobody is watching you. ऐसा नहीं है कि एथिक्स को फॉलो आपको तभी करना है कि जब आपको सब देख रहे हैं, जब एक्चुअली आपको कोई नहीं भी देख रहा है, क्योंकि हमारे खुद के भी कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे इंडिविजुअल लेवल पर आपके प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही एक बिजनेस लेवल पर, एक स्टार्टअप लेवल पर भी एक कंपनी के कुछ एथिक्स होते हैं। गॉट इट? सो इनफैक्ट एथिक्स का मतलब क्या है? यस, कि सही गलत को पहचानना। क्या जब आपको कोई नहीं भी देख रहा है, क्या तब भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो? क्या तब भी आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यानी एथिक्स का मतलब है अपने कस्टमर्स को चीट ना करना और इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहना। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टार्टअप से रिलेटेड है तो इन्वेस्टर्स के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Then in the context of business and startups, ethics हमारे 3 types के होते हैं: personal ethics, professional ethics and business ethics. Personal ethics, as the name suggests, personal का मतलब क्या होता है? जब हम individual level की बात करते हैं तो पर्सनल एथिक्स, जैसे बचपन में आप एक कोट हमेशा पढ़ते आए हो, थॉट, स्कूल में आप थॉट बोलते थे ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो ऑनेस्टी है ये क्या है? हमारे पर्सनल एथिक्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर हम लेकर चलते हैं। सो पर्सनल एथिक्स में आपका इंटरनल कंपास आता है, जैसे आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी और आपकी फेयरनेस। उसके बाद सेकेंड टाइप हमारा है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है? जब आप एथिक्स को एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देखते हो, एक बिजनेस सेटिंग में देखते हो। अब बिजनेस सेटिंग में कौन कौन से एथिक्स हमारे हो सकते हैं? जैसे एक मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपने इन्वेस्टर्स के साथ या जो भी लोग एक स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहना है। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को आपको हाइड नहीं करना है, ना ही कोई मिसलीडिंग क्लेम्स करने हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल एथिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव इन द प्रोफेशनल सेटिंग, यानी जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है उसमें आप लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। उसमें आपके कस्टमर्स भी होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे और एम्प्लॉयज भी होंगे। तो ट्रांसपेरेंट रहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहना है,
तो इन्वेस्टर्स से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को आपको हाइड करके नहीं चलना है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके साथ हमारा ट्रीटमेंट फेयर होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो वो ऑनेस्टली मार्केटिंग करनी है हमें उसकी, ठीक है। सो दीज आर द प्रोफेशनल एथिक्स एंड नंबर 3 इज बिजनेस एथिक्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस एथिक्स इट इज द बिगेस्ट पिक्चर। जो बिजनेस एथिक्स हैं वो हमारे बिग पिक्चर क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो देखती है कि कस्टमर, सोसाइटी और गवर्नमेंट के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो। Why business ethics is a broader concept? Because यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन हम किसके साथ देख रहे हैं कि जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बिहेव करती है, सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करती है और गवर्नमेंट के साथ कैसे बिहेव करती है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉज आते हैं, जैसे हमारी CSR एक्टिविटीज। व्हाट इज CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप अपनी जो स्टार्टअप प्लान करने वाले हो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बनाना है। प्रॉफिट मेकिंग तो है ही, इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बट आपको अपनी सोसाइटी के बारे में भी यहाँ पर सोचना है कि आपकी स्टार्टअप की वजह से आपकी सोसाइटी को क्या फायदा होने वाला है, यानी कि आप अपनी स्टार्टअप के थ्रू सोसाइटी में कैसा डिफरेंस लेकर आने वाले हो, ठीक है। So it means businesses giving back to society while earning profit. तो CSR में हम क्या देखते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि आपकी बिजनेस की वजह से कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसका 2% उसको CSR के ऊपर स्पेंड करना है, यानी कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसका 2% कहाँ पर लगाना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, राइट। So these are the 3 types of ethics: personal ethics, professional ethics and business ethics. Now we come to the next slide. Why ethics matter more than ever? अब ethics हमारे लिए important क्यों है? So as you must be knowing that India is the 3rd largest startup ecosystem in the world. जो हमारी कंट्री है वो ओवरऑल वर्ल्ड की 3rd largest startup ecosystem है, and we have around 1 lakh रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री। अब ये सब सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है कि हमने 3rd रैंक वर्ल्ड में अचीव कर ली है, और साथ ही साथ हमारी जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप है वो नियर अबाउट 1 लाख है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब इतना पैसा, इतना प्रेशर और इतना कंपटीशन होता है तो जो इन्वेस्टर है या जो कंपनी रन कर रहा है उसको क्या करना है, अपने कंपैटिटर के साथ compete करना है, तो उस टाइम पर वो एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, उस केस में वो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाती है, राइट। अब क्या होता है, मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडर है वही शॉर्टकट लेगा, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है वो कैसा होता है, टॉप टू डाउन। तो अगर फाउंडर ही शॉर्टकट लेगा तो उसके साथ जो नीचे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो भी शॉर्टकट लेंगे। बट एक स्टार्टअप के साथ सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय ही नहीं जुड़ा है, सब लोग जुड़े होते हैं। एक स्टार्टअप में आपके इन्वेस्टर्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, सोसाइटी भी है, कस्टमर्स भी है। तो अगर एक इन्वेस्टर या एक कंपनी शॉर्टकट लेती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी पर ही नहीं पड़ता है, उससे जुड़े और भी जो लोग हैं जैसे सोसाइटी है, एम्प्लॉइज है, उस पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब बात आती है कि एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। Why ethics are important? Number 1 is trust is the new currency. जैसे मैंने आपको बताया, अब आप डे टू डे लाइफ में डेली एप्स यूज करते हो। कौन कौन सी एप्स यूज करते हो आप डेली? स्टार्टअप, ब्लिंकिट यूज करते हो। क्यों करते हो? Why you rely on Blinkit और why you rely on Zomato? Because you trust that app. हम किसी भी ऐप को बार बार यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि उस ऐप ने हमारा ट्रस्ट जीता होता है। तो ट्रस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा, तभी हमने क्या कहा है कि ट्रस्ट जो है वो एक नई करेंसी है। अब हमारा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जो 50% एथिकल कंपनीज होती हैं उनको कस्टमर लॉयल्टी ज्यादा मिलती है, तभी तो एक कंपनी आपका ट्रस्ट जीत पाती है ना। और आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट तभी करते हो, आपको पता है कि ये वाली जो कंपनी है ये एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करती है, दैट्स व्हाई यू रिलाई ऑन दैट कंपनी और दैन ऐप, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? रिस्क को दूर करना।
अब आज आप इंडिया में अगर देखते हो ना कि जीएसटी डीपीडीपी एक्ट है. व्हाट इज डीपीडीपी एक्ट? इट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. अब क्या है, कंपनीज ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो वो कंपनी कोलैप्स हो जाती है. और अभी इनिशियली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे आपका डीपीडीपी एक्ट है और कंपनीज एक्ट है, अभी ये अपने इनिशियल लेवल पर है. तो आज की डेट में जितनी भी स्टार्टअप है, अगर वो आज ही अपना एथिक्स को फॉलो करती हैं तो वो लंबे समय तक लॉन्ग टाइम में सर्वाइव कर पाएंगे. बिकॉज अभी आने वाले टाइम में जो एथिकल नॉर्म्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, राइट? सो हमारा रिस्क को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करना है. और जो एथिकल्स को जो अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे तो एथिक्स को फॉलो करना ये एक चॉइस बिल्कुल भी नहीं है. एथिक्स फॉलो करोगे तभी लॉन्ग टर्म में आपकी जो कंपनी है वो सस्टेन मार्केट में कम कर पाएगी. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एडवांटेज. व्हाट इज कंपैरेटिव एडवांटेज? कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? अब मान लो मार्केट में दो स्टार्टअप्स हैं. एक स्टार्टअप है जो बहुत अच्छे से एथिक्स को फॉलो करती है और दूसरी स्टार्टअप है जो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रही है. तो कंपैरेटिव एडवांटेज भी कौन सी स्टार्टअप को मिलेगा? जिसने एथिकल नॉर्म्स को फॉलो किया है. और ऐसा माना जाता है कि जो कंपनीज एथिक्स को फॉलो करती हैं उनको फंडिंग भी ज्यादा मिलती है, 23% फास्टर रेट पर मिलती है. और उनके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज. अब जो एम्प्लॉयज हैं वो कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे? ऑब्वियसली जो एथिक्स को फॉलो करती है, जो मार्केट में ट्रस्ट जीतती है, राइट? देन और इससे क्या होता है, मार्केट में हमारी रेपुटेशन भी स्ट्रांग होती है. आपने नायका का नाम तो सबने सुना ही होगा ना. नायका को मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड क्यों माना जाता है? अब जो नायका है वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूटी प्लेटफॉर्म नहीं है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड ब्यूटी ब्रांड है. व्हाई? बिकॉज इट सेल्स इट्स मोस्ट ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स. और वहां पर ना ही आपको कोई फेक डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं, ना ही कोई मिसलीडिंग क्लेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो जो नायका है वो ट्रस्टेबल ब्रांड क्यों बन पाया, ट्रस्ट क्यों जीता? क्योंकि वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को सेल करता है. तो इसीलिए जो भी कंपनीज या जो भी स्टार्टअप्स नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, एथिक्स को फॉलो करती हैं, उनको दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में जो कंपैटिटिव एडवांटेज है वो भी ज्यादा मिलता है. कैसे मिलता है? तो उनको फंडिंग फास्टर रेट पर मिलती है. दूसरा, जो मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं वो भी ऐसी ही कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे जिसका मार्केट में नाम है, जिसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है. तो ऐसी कंपनीज ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना पाती है. नेक्स्ट स्लाइड. Now we have the 4 pillars of startup ethics. Every ethical startup, अब कोई भी ethical startup है वो किसके ऊपर बनी है? वो 4 pillars के ऊपर डिपेंड करती है. Number 1 is transparency, accountability, stakeholder care and social impact. Transparency का मतलब क्या होता है? सबके साथ ओपन और ऑनेस्ट रहना. यानी यहाँ पर हम एक ओपन कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि आपके पास अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टर को बतानी चाहिए, वो इन्वेस्टर को टाइमली बता दो. जैसे मैंने बायजूस के बारे में आपको बताया, बायजूस के केस में एम्प्लॉयज ने क्या किया, इन्वेस्टर से इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखा. अब स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छा ब्रांड बन गया, बट अल्टीमेटली जब कॉन्सिक्वेंसेज उसके देखे तो उन्होंने क्या किया, नंबर्स को मैनिपुलेट किया था, नंबर्स को इन्फ्लेट किया था, जो कि एम्प्लॉयज ने इन्वेस्टर्स को नहीं बताए थे. बिकॉज एम्प्लॉयज वर नॉट ट्रांसपेरेंट टू द इन्वेस्टर्स. इसीलिए वो स्टार्टअप आज क्या हो गया, कोलैप्स हो चुका है. तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आपको एक ओपन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है. किसी भी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करके नहीं रखना है. देयर शुड बी नो हिडन चार्जेस एंड देयर शुड बी नो मिसलीडिंग क्लेम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी. अब नायका के बारे में मैंने आपको अभी बताया है. नायका जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है. ना तो वो अपने कस्टमर्स को कोई फेक डिस्काउंट ऑफर करता है और ना ही किसी भी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है. इसीलिए वो एक ऑथेंटिक ब्रांड आज बन पाया है. नाउ सेकेंड पिलर इज अकाउंटेबिलिटी. व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है उसके रिगार्डिंग अकाउंटेबल सिर्फ आप ही हो. चाहे वो डिसीजन कंपनी को सक्सेस की तरफ लेकर जाता है या फिर वो डिसीजन कंपनी को डाउनवर्ड लेकर जाता है, ओनली यू आर द वन हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट. और उस केस में आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो और ना ही चीजों को इग्नोर कर सकते हो. तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है व्हाटएवर डिसीजन यू हैव टेकन, ओनली यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. अब चाहे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऐसा डिसीजन लिया
जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। तो उस केस में क्या होगा, क्या हमें प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहिए? प्रॉब्लम को इग्नोर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही आप किसी और को ब्लेम कर सकते हो। सो अगर आपने कोई डिसीजन गलत भी लिया है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी हम में होनी चाहिए। ये हम इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट एंड आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सिमिलरली स्टार्टअप्स के बारे में भी ऐसे ही होता है। अगर स्टार्टअप कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं तो इतनी एक्सेप्टेंस एम्प्लॉयज में होनी चाहिए एंड दे शुड नॉट ब्लेम अदर्स एंड दे शुड नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम फॉर दैट। अब आपने यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो जोमैटो का। जोमैटो में क्या हुआ, डिलीवरी पार्टनर्स ने प्रोटेस्ट किया था। क्यों प्रोटेस्ट किया? तो मान लो डिलीवरी पार्टनर्स को कुछ प्रॉब्लम आई और जोमैटो में उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया। तो प्रोटेस्ट करने की वजह से जोमैटो के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो उसको इग्नोर कर सकती थी उस प्रॉब्लम को, या फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस लेने हैं वो उस एक्शन को ले सकती थी। तो इस केस में जोमैटो ने प्रोटेस्ट को क्या किया, लाइटली नहीं लिया, एम्प्लॉयज की बात सुनी, पार्टनर्स की बात सुनी और इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि जोमैटो ने इंश्योरेंस और एक्स्ट्रा सपोर्ट स्कीम्स लॉन्च कर दी थी विद इन 90 डेज। तो यहाँ पे आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉब्लम आई है सो यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू फिक्स इट, यू कांट रन फ्रॉम योर प्रॉब्लम। नाउ थर्ड पिलर इज स्टेक होल्डर केयर। स्टेक होल्डर केयर का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी स्टार्टअप से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं या फिर वो एम्प्लॉयज हैं, आपको सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करके यहाँ पर चलना है। और सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्टार्टअप सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से रन हमें नहीं करनी है, हमें यहाँ पे सोसाइटी के बारे में भी तो सोचना है ना। और उस सोसाइटी में सब लोग आ रहे हैं, आपके इन्वेस्टर्स भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, कस्टमर भी हैं, तो इन सबके इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हो TCS का। आई थिंक TCS का नाम सबने सुना ही होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब TCS ने क्या किया है, अपनी कंपनी में कुछ अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं और अलग अलग ग्रुप्स कैसे बनाए हैं, जैसे विमेन ग्रुप हो गया एंड ग्रुप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो ये ग्रुप क्या करते हैं, ये ग्रुप एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को सुनते हैं और उनको सुनने के बाद अगर वो उसको सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। इसके बाद आप इसमें स्टेक होल्डर केयर में, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबके इंटरेस्ट को बैलेंस आउट करके हमें चलना है। आपको स्विगी का 2022 का स्ट्राइक याद होगा। स्विगी में जो डिलीवरी पार्टनर्स थे उन्होंने 2022 में क्या किया, स्ट्राइक कर दी थी। क्यों? ड्यू टू पुअर वर्किंग कंडीशन एंड देयर लो सैलरीज। उनको जो सैलरीज ऑफर की जा रही थी वो बहुत कम थी और जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी उनको अच्छी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। तो इस इंसिडेंट से स्विगी ने ही नहीं बल्कि पूरी जो स्टार्टअप इंडस्ट्री थी उसमें एक रेवोल्यूशन आ गया कि जो आपके ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनको फेयर सैलरीज मिलनी चाहिए, इनके सेफ्टी बेनिफिट्स भी हमें ऑफर करने चाहिए। तो जो स्टेक होल्डर केयर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारा एथिकल पार्ट का। नेक्स्ट इज योर सोशल इम्पैक्ट। सो सोशल इम्पैक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी स्टार्टअप आप लेकर आ रहे हो वो सिर्फ एक प्रॉफिट अर्निंग स्टार्टअप नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट के साथ साथ आपकी स्टार्टअप की वजह से सोसाइटी में आप क्या डिफरेंस लेकर आए हो, इन्वायरमेंट के ऊपर कहीं उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो इसमें सबके इंटरेस्ट के बारे में आपको इक्वली लेकर चलना है। नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट वी हैव द चैलेंजेस। कौन से चैलेंजेस जो इंडियन स्टार्टअप्स आज फेस कर रही हैं। फर्स्ट चैलेंज है हमारा इन्वेस्टर प्रेशर एंड वैल्यूज। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर जो है एम्प्लॉयज को फंडिंग देते हैं। अब वो जो एम्प्लॉय है वो कितना ट्रांसपेरेंट है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। जैसे अगर मान लो इन्वेस्टर ने एम्प्लॉयज को 10 करोड़ रुपीस दिए हैं, 10 करोड़ की फंडिंग दी है, बट उन्होंने आपकी कंडीशन रख दी है कि 6 मंथ्स में आपको 3 गुना ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। अब क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो वो प्रेशर में अब क्या हुआ, 6 मंथ्स में 3 गुना ग्रोथ तो वो नहीं देख पाए, उनके स्टार्टअप की जो ग्रोथ हुई वो सिर्फ और सिर्फ 1 गुना हुई। तो अब सिचुएशन आती है कि जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो सच बोलेंगे या वो झूठ बोलेंगे। दो ऑप्शंस हैं। अगर वो सच बोलते हैं कि 6 महीने में हमें 3 गुना ग्रोथ करनी थी बट हम नहीं कर पाए,
बट अगर उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ हमारी ग्रोथ हुई है, कैसे ग्रोथ हुई है, उन्होंने नंबर्स को इन्फ्लेट कर दिया। जैसे मैंने आपको बायजूस के एग्जांपल में बताया कि उन्होंने नंबर्स को इन्फ्लेट कर दिया, नंबर्स को मैनिपुलेट कर दिया। एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो 1 गुना हुई थी, लेकिन डेटा में उन्होंने ग्रोथ कितनी दिखाई, 3 गुना। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, एथिक्स को ब्रेक कर देते हैं और अपनी वैल्यूज को छोड़कर प्रेशर में आकर फॉल्स इंफॉर्मेशन, डेटा मैनिपुलेशंस ये सब करते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होगा, मान लो अगर आप नंबर्स को इन्फ्लेट करोगे तो शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको ज्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम पीरियड में वो जो स्टार्टअप है वो आकर कोलैप्स हो जाएगी, जैसा कि बायजूस के साथ हुआ। सो सेकेंड चैलेंज जो इंडियन स्टार्टअप फेस कर रही है वो है डेटा प्राइवेसी वायलेशंस, यानी हम डेटा प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी एप्स होती हैं वो आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करती हैं। पर्सनल डेटा आपका, मान लो आपसे उन्होंने कॉन्टैक्ट्स पूछे आपके और लोकेशन पूछी, तो कई बार क्या होता है जो स्टार्टअप है वो अननेसेसरी डेटा आपसे ले लेती हैं, जितना रिक्वायर्ड था उससे एक्स्ट्रा डिटेल्स उन्होंने आपसे ले ली। तो अब क्या होगा, उन्होंने ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और वो उस इंफॉर्मेशन को आपसे बिना पूछे, आपके बिना परमिशन के यूज कर सकती है। तो अब क्या होता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपनी आपके बिना परमिशन के आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करती है तो उस कंपनी के ऊपर अप टू 250 करोड़ तक की पेनल्टी या फाइन लग सकता है। सो दिस इज द डेटा प्राइवेसी वायलेशंस। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉय एंड गिग वर्कर वेलफेयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया गिग वर्कर्स का एग्जांपल, मैंने स्विगी के स्ट्राइक के बारे में बताया कि 2022 में स्ट्राइक हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि जो स्विगी के वर्कर्स थे वो बोल रहे थे कि एक तो उनके जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर है और उनको जो सैलरीज ऑफर की जा रही थी वो वर्किंग आवर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी सैलरीज ऑफर नहीं की जा रही थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, आपने देखा होगा जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो 10 से 12 घंटे काम करते हैं, चाहे बारिश है, गर्मी है, कुछ भी है, 10 से 12 घंटे काम करते हैं। अब इसके बदले में ना तो उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना ही उनको कोई सिक लीव्स मिलती हैं और ना ही उनको किसी भी तरीके का प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो जब स्विगी के पार्टनर्स ने स्ट्राइक की तो दूसरी कंपनी जो मार्केट में दूसरी स्टार्टअप ऑपरेट कर रही थी उनको रियलाइज हुआ कि उनको गिग वर्कर के राइट्स को इम्प्रूव करना चाहिए और इसकी वजह से बाकी स्टार्टअप ने भी अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए चेंजेस अपनी स्कीम्स में ऑफर किए। और लास्ट यहाँ पर एथिकल चैलेंज आता है कंपैटिटिव मैल प्रैक्टिस। कंपैटिटिव मैल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अब अगर मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, आपस में कम्पीट कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के आइडियाज को कॉपी करने की कोशिश करेंगी। उसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स हैं जो फेक डिस्काउंट्स देंगी। क्यों कर रही हैं वो ये सब कुछ, ताकि वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो कुछ इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करती हैं, जैसे फेक डिस्काउंट्स देना, दूसरों के आइडियाज को कॉपी करना और एम्प्लॉयज को इलीगली हायर करना। तो यहाँ पर हमारे पास द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि क्या कंपनीज मार्केट में फेयर प्ले कर रही हैं, क्या वो रूल्स को, एथिक्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो जब अगर कोई स्टार्टअप इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और उस स्टार्टअप को कोलैप्स भी किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव द फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस में अब क्या होता है, मान लो जो कंपनीज एथिकल, जो एथिक्स को फॉलो कर रही हैं, तो ऐसी कंपनीज में 87% लोग, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपको दिख रहा होगा, तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि 87% लोग जो है एथिकल कंपनी में काम करना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टअप्स एथिक्स को ज़्यादा फॉलो करती हैं उनकी फंडिंग रेट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फंडिंग रेट ज़्यादा कितना है, 23% ज़्यादा रेट से उनको फंडिंग मिलती है। तो एथिकल कंपनीज में लोग सिर्फ काम ही नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो पहली फेयर लेबर प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली देयर फेयर पे। जो सैलरीज उनको ऑफर की जा रही है उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फीमेल है या मेल है, सेम काम के लिए उनकी पेमेंट कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं ये 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे आपकी बारिश हो रही है, गर्मी है, कुछ भी है,
काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, इनकी जो हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा डेटीरियोरेट होती है। तो हमें क्या करना है, उनको इस तरीके की फैसिलिटीज़ देनी है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाए। यानी काम तो इम्पॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली, बट काम के साथ साथ हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो हेल्थ है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो काम के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ को भी यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है। थर्ड इज योर इंक्लूसिव हायरिंग। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब आप एक सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे फीमेल्स हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं या और भी कोई लोग हैं, आपके जो बेनिफिट्स हैं वो सब तक पहुंचने चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब यही होता है। तो जब भी एक स्टार्टअप अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ की हायरिंग हो रही है उसमें हर तरीके के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, चाहे कोई अलग अलग बैकग्राउंड से है, किसी की एबिलिटीज़ अलग है। तो जितने ज़्यादा डाइवर्स लोग होंगे आपके स्टार्टअप में, उतने ज़्यादा डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, बेटर लिए जाएंगे, क्योंकि डाइवर्स पॉपुलेशन से आप देख सकते हो डिसीजंस हमेशा बेटर निकल के आएंगे, राइट। एंड नेक्स्ट इज करियर ग्रोथ एंड मेंटोरशिप। यानी जो एम्प्लॉयज आपके स्टार्टअप में आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, आपको उनसे सिर्फ काम ही नहीं लेना है, यानी उनका जो लेबर है उसका सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं करना है, उसकी ग्रोथ के बारे में भी हमें सोचना है। तो ग्रोथ कैसे होगी एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए उनको वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जा सकती हैं, ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, मेंटोरशिप, प्रमोशंस, ये सब दिए जा सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, वो रियल एसेट है। किसी भी कंपनी के लिए जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो उसके रियल एसेट्स हैं। तो इन्वेस्टर्स को या कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। किसके थ्रू, ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू, राइट। सो दीज आर द फेयर लेबर प्रैक्टिसेस दैट अ स्टार्टअप शुड फॉलो। नेक्स्ट स्लाइड, नेविगेटिंग एथिकल डिलेमास। अब कैसे नेविगेट करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका कॉज क्या है, तभी तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे ना। तो जब तक आपकी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी, उसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड एथिकल डिलेमा इज कंसल्ट योर वैल्यूज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो एथिक्स हैं वो सिचुएशनल नहीं होने चाहिए, कि एक सिचुएशन में आप बोल रहे हो कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो और दूसरी सिचुएशन में आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो आई एम ऑनेस्ट और वी आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन। तो जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं होने चाहिए कि हम वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल में भी आपको वैल्यूज को फॉलो करना है। देन नेक्स्ट एथिकल डिलेमा इज मैप स्टेक होल्डर्स। मैप स्टेक होल्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो आपकी स्टार्टअप है उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, इन्वेस्टर्स भी जुड़े हैं, एम्प्लॉयज भी जुड़े हैं, कस्टमर्स भी जुड़े हैं। तो आपको उन सब के बारे में सोचना है कि आपके जो आपका डिसीजन है उसका इम्पैक्ट किस किस के ऊपर पड़ने वाला है। जैसे मैंने बताया, कंपनी अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ कंपनी पर ही नहीं पड़ता है, एम्प्लॉयज पर भी पड़ रहा है और साथ ही साथ जो उसके कस्टमर्स हैं उन पर भी पड़ रहा है। तो डिसीजन आपका इस तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट सब पे पड़ने वाला है। नेक्स्ट इज योर सीक इनपुट। सीक इनपुट में हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिसीजन अकेले नहीं लेना है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं लेना है, आपकी स्टार्टअप के साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है। तो आपको सबके व्यू पॉइंट्स लेने हैं और जब सबका आप ओपिनियन लोगे तो अलग अलग ओपिनियन आपको मिलेंगे और उस ओपिनियन से ही आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। और लास्ट यहाँ पर हमारे पास आता है डिसाइड एंड डॉक्यूमेंट। अब डिसाइड एंड डॉक्यूमेंट में क्या करना है, आपको फाइनल डिसीजन लेना है, जो भी फाइनल डिसीजन लिया है उसको डॉक्यूमेंट करो और डॉक्यूमेंटेशन से ही आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है या क्लैरिटी है वो दोनों ही आती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास कुछ केस स्टडीज आती हैं, जैसे कुछ स्टार्टअप हैं जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा सक्सेस रेट जिनका रहा है और कुछ स्टार्टअप ऐसी हैं जो कोलैप्स हुई हैं। जैसे मैंने आपको उसने ऑथेंटिसिटी रखी है, जो उसके प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और नायका ने अलग अलग पाथ को फॉलो किया, सिर्फ ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की बात की, प्राइसिंग में उनकी ट्रांसपेरेंसी है और उनके जो रिव्यूज हैं वो भी जेन्युइन है, इसीलिए वो एक एथिकल विनर बन पाया है। सिमिलरली जो जोमेटो है, जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो इज डूइंग राइट बाय डिलीवरीज।
जोमेटो के पास, जैसे मैंने आपको बताया, डिलीवरी पार्टनर्स ने स्ट्राइक की, तो जोमेटो के पास चॉइस थी, या तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम को इग्नोर कर सकता था या फिर उसके ऊपर एक्शन ले सकता था। तो जोमेटो ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में क्या किया, एक्शन लिया। सो ट्रू एथिक्स क्या है? ट्रू एथिक्स वही है जो आप जब आप बिना फोर्स किए सही काम करते हो, वही हमारे ट्रू एथिक्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो एथिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपका पार्ट एथिकल रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चलोगे, तभी लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। फिर एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो टाटा ग्रुप का। अब जो टाटा ग्रुप है वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो एक ट्रस्ट का भी सिंबल है। तो ये सारी कंपनीज ने क्या प्रूव किया कि एथिक्स से आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि शॉर्टकट लोगे, एथिक्स को इग्नोर करोगे तभी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये कुछ ब्रांड्स हैं जो मैंने बताया, नायका, जोमेटो, टाटा ग्रुप, जिन्होंने प्रॉफिट के साथ साथ अपना ट्रस्ट भी बिल्ड किया है। उसके बाद कुछ आपके केस स्टडी में आप ले सकते हो, जैसे मैंने बायजूस का एग्जांपल दिया था कि कुछ स्टार्टअप कोलैप्स क्यों हुई हैं, क्योंकि उन्होंने, जैसे बायजूस का एग्जांपल लिया, बायजूस ने नंबर्स को इन्फ्लेट किया था। नंबर्स को इन्फ्लेट करने की वजह से ग्रोथ इनिशियली उन्होंने डाटा में ज्यादा दिखाई, बट एक्चुअल में उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी। तो उनके अनएथिकल बिहेवियर की वजह से ही आज बायजूस जो है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे भारत पे, गो मैकेनिक, इन्होंने भी मार्केट में अपना सर्वाइवल, आज इनका एग्जिस्टेंस मार्केट में नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल्डिंग योर एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एथिकल नहीं होगा तब तक जो स्टार्टअप है वो अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी। तो एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है, वैल्यूज चार्टर। वैल्यूज चार्टर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने स्टार्टअप के कुछ 3 से 5 क्लियर रूल्स बना लो कि ये रूल्स हमें हर सिचुएशन में फॉलो करने हैं और अवॉइड करने हैं जो वेग इंफॉर्मेशन है, जो भी वेग वर्ड्स है उसको अवॉइड करना है। अपनी इंफॉर्मेशन को एक तो स्पेसिफिक रखो और एक्शनेबल रखो। रूल्स आपके जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतने ही क्लियर डिसीजन आप वहाँ से ले पाओगे। सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका एथिक्स कमिटी। एथिक्स कमिटी का मतलब क्या है कि आपको अपनी स्टार्टअप में एक स्मॉल ग्रुप बनाना है, एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो आपकी स्टार्टअप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिसीजन को रिव्यू करे। और उस आपकी कमेटी में, स्मॉल ग्रुप में, 1-2 एक्सटर्नल एडवाइजर भी होने चाहिए, क्योंकि एडवाइस जितने ज़्यादा लोगों की लोगे, इंटरनली तो आप एडवाइस ले ही रहे हो, एक्सटर्नल एडवाइजर्स की भी जितनी ज़्यादा एडवाइस लोगे उतने ज़्यादा डिसीजंस का जो रिव्यू है वो अच्छे से हो पाएगा। थर्ड हमारे पास आता है विसल ब्लोअर चैनल। विसल ब्लोअर चैनल का मतलब क्या है? ये एक ऐसा वे होता है, ऐसा मेथड होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, एनोनिमसली उनको एक तरीका दे देती है कि आपको अपने रिव्यूज देने हैं, लेकिन यहाँ पे आपका नेम जो है वो रिवील नहीं होगा। तो उसमें एम्प्लॉयज को जो भी प्रॉब्लम आती है वो अपनी सारी प्रॉब्लम, अपना फीडबैक विसल ब्लोअर चैनल के थ्रू दे देती है। जैसे HDFC बैंक ने क्या किया, एनोनिमसली 32,000 प्लस एम्प्लॉयज के रिव्यूज को लिया और उसके बाद उनके रिव्यू के बेसिस पर उन्होंने अपने बैंक में जो आपके 18 पॉलिसीज हैं उसमें चेंजेस किए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलर एथिक्स ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वो ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है? रियल वर्कशॉप्स के थ्रू। तो अगर हम रियल वर्कशॉप्स को कंडक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका एक्सपर्टीज बढ़ेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। अब जैसे इन्फोसिस है, वो पूरे साल में पर एम्प्लॉय 8 आवर्स की एथिक्स ट्रेनिंग देती है ताकि जो एम्प्लॉयज है वो एथिक्स को फॉलो करे और फॉलो करने के बाद अपनी स्टार्टअप को ऊंचाइयों तक लेकर जाए। तो ये जो एथिक्स हैं ये हमें सीखने नहीं पड़ते हैं, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो ना कि आपको अच्छा काम करना है, कुछ भी करना है, तो रूल्स को आप ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाते हो। ये आपके अंदर कोई डाल नहीं सकता है कि ये एथिक्स ही फॉलो करने, नहीं, एथिक्स हमेशा ऑटोमेटिकली ही आपके पास आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर व्हाट मैटर्स, यानी जो चीज मेजरेबल है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मेजर कर सकते हैं? जो एम्प्लॉय का ट्रस्ट स्कोर है, ट्रेनिंग आवर्स हम कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी हैं। तो जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाना पॉसिबल है। और लास्ट हमारे पास आता है लीडरशिप लीड्स फर्स्ट,
अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप डाउन अप्रोच होता है। अब अगर लीडर ही हमारा करप्टेड है, लीडर ही अनएथिकली काम कर रहा है, तो उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अनएथिकली काम करेंगे। तो इसलिए लीडर ऐसा होना चाहिए जो एथिक्स को फॉलो करे। लीडर एथिक्स को फॉलो करेगा तभी हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी एथिक्स को फॉलो करेंगे। तो जो पॉलिसीज हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, बट पॉलिसीज इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो रियल एथिक्स हैं वो कहाँ से आते हैं? लीडरशिप से आते हैं। So now next we have India's ethical and legal framework। इसमें कुछ ऐसी एक्ट्स हैं जो आपको एथिक्स को फॉलो करने के बारे में बताते हैं। जैसे पहला है DPDP एक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज हैं वो आपसे इंफॉर्मेशन लेती है, तो कई बार वो आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन भी ले रही है जिसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। अब उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को कंपनी क्या कर सकती है? यूज कर सकती है। तो DPDP एक्ट क्या कहता है कि ऐसी कंपनीज जो लोगों की इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर रही हैं उनके ऊपर अप टू 250 करोड़ तक की पेनल्टी या फाइन लग सकता है। उसके बाद हमारा आता है कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट क्या बताता है कि आपकी कंपनी कैसे चलेगी। जैसे मैंने आपको CSR के बारे में बताया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनीज एक्ट में CSR रूल भी आपका आता है कि आपकी जो स्टार्टअप है, प्रॉफिट मोटिव तो आप ले ही रहे हो, उसमें प्रॉफिट अर्नर्स तो हो ही, बट प्रॉफिट अर्नर के साथ साथ आपकी सोशली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें आप क्या डिफरेंस लेकर आ पाए हो, राइट। Then next is SEBI and ESG 2023। तो SEBI है आपकी, SEBI क्या करती है, अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होनी चाहिए, SEBI कहती है कि आपकी जो कंपनी है उसको स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, और SEBI जो है SEBI के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो आपकी जो कंपनी है अगर वो रजिस्टर्ड है, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल चाहिए, वो कब है? जब आप SEBI के रूल्स को फॉलो करते हो। Then we have some more framework like Startup India, IT Act 2000, Competition Act। अब ये सब क्या बताते हैं, अगर स्टार्टअप एलिजिबल है तो वो 3 साल तक, जैसे आपका स्टार्टअप इंडिया DPIIT है, ये क्या बताता है कि अगर आपकी स्टार्टअप एलिजिबल है तो 3 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसकी वजह कंडीशन क्या है कि लीगल वायलेशन वहां से ना हो। नेक्स्ट इज द एथिकल स्टार्टअप रोड मैप। एथिकल स्टार्टअप रोड मैप का मतलब क्या है कि आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर चलना है। इसमें हमारे पास 5 स्टार्टअप रोड मैप आते हैं। नंबर 1 इज आइडिएशन, नंबर 2 इज इनकॉर्पोरेशन, देन प्रोडक्ट बिल्ड, फंड रेजिंग एंड स्केल। आइडिएशन में हम क्या करते हैं कि जब भी आप कोई स्टार्टअप अपना प्लान करना चाहते हो, तो उससे प्लान करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है, व्हाट्स योर मिशन, और उस मिशन से किसकी हेल्प होगी, किसी को नुकसान तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक फाउंडर कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। डार्क पैटर्न्स को अवॉइड करना है, आपको कस्टमर्स को ट्रिक या उनको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका जो आइडिया है दैट शुड बी क्लियर। जो आइडिएशन है वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, अपना एक मिशन बनाना है, और उस मिशन को देखना है कि इस मिशन से किस किस की हेल्प होगी। क्या एम्प्लॉयज की उससे हेल्प होगी, सोसाइटी को उससे क्या हेल्प होगी, क्या कुछ डिफरेंस आप अपनी सोसाइटी में लेकर आ पा रहे हो या नहीं, और क्या आपके स्टार्टअप की वजह से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। सेकेंड रोड मैप इज योर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो कुछ गाइडलाइंस होती हैं वो हमें क्लियर रखनी चाहिए। क्लियरली उनको इनकॉर्पोरेट करो कि आप अगर पार्टनरशिप में कर रहे हो तो अपनी ओनरशिप को क्लियर रखो। ओनरशिप क्लियर करने के बाद अब आपकी जो स्टार्टअप है उसमें किसका कितना % शेयर होगा, तो इन सब चीज़ों की हमें क्लैरिटी करनी है। लीगल एग्रीमेंट्स जो हैं उनको रेडी रखना है। देन स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए भी हमें अप्लाई करना है। तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी पार्ट को हम स्किप करते हैं तो वो हमारा अनएथिकल बिहेवियर काउंट हो जाता है। Got it? नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट बिल्ड। प्रोडक्ट बिल्ड में हम बात करते हैं
हमें सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया, जो DPDP एक्ट है उसमें क्या होता है, हम अगर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं कलेक्शन के बाद तो आपकी स्टार्टअप के ऊपर फाइन इम्पोज हो सकता है। तो प्रोडक्ट बिल्ड में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो कि नेसेसरी है, बायसनेस को चेक करना है और एथिक्स को रिव्यू करना है। अगर आप अपना कोई भी नया फीचर लॉन्च करना चाहते हो तो लॉन्चिंग से पहले उसको अच्छे से रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज योर फंड रेजिंग। फंड रेजिंग में हम किसकी बात करते हैं, व्हेन यू अप्रोच इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने आपको बायजूस का एग्जांपल दिया था कि अब अगर आप इन्वेस्टर्स के पास बताना जा रहे हो, आप बता रहे हो कि इतना इतना ग्रोथ हुआ है, तो जो रियल नंबर्स में ग्रोथ हुई है सिर्फ वही आपको उन्हें कन्वे करनी है, अपनी तरफ से नंबर्स को इन्फ्लेट नहीं करना है। आपकी जो रियलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई भी गलत डिसीजन लिया है सो यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। तो और उस अकाउंटेबिलिटी की एक्सेप्टेंस भी आप में होनी चाहिए। तो फंड हमें कब मिलेंगे, जब आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है और स्टार्टअप की हिस्ट्री अच्छी रही है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है इसमें स्केल। एज योर स्टार्टअप ग्रोज, एथिक कमिटी बनाइए। जैसे ही आपकी स्टार्टअप बढ़नी शुरू हो गई, ग्रो करनी शुरू हो गई, तो उसमें एक एथिक कमिटी बनाइए। अब वो एथिक्स कमिटी क्या करेगी, रिव्यू करेगी चीज़ों को। रिव्यू करने के बाद आपके जो एम्प्लॉयज़ अंडर में काम कर रहे हैं उनको फेयर सैलरीज ऑफर की जाए। फिर यहाँ पर एक विसल ब्लोअर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कीजिए। विसल ब्लोअर पॉलिसी में क्या था, जिसमें एनोनिमसली एम्प्लॉयज़ के जो रिव्यूज़ हैं, जो फीडबैक है, वो कलेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं, वो बिना डरे अगर उन्होंने कोई गलत एक्शन भी लिया है या कुछ गलत डिसीजन लिया है वो भी वो फीडबैक में दे पाते हैं। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव ऑलरेडी डन दिस कि हमें क्या करना है, अगर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी हमारी क्या है। दूसरी चीज, एनवायरनमेंट की भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आप अगर कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट के साथ साथ एनवायरनमेंट के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक स्टार्टअप की ही होती है। देन CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की आपकी स्टार्टअप की वजह से आप सोसाइटी में क्या डिफरेंस ला पाए हो, कितने लोगों को उससे बेनिफिट मिला है, जो इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, क्या उनको बेनिफिट मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, एक स्टार्टअप की। Then social contribution, this is also the same, and digital inclusion. जो ethical startups हैं, what they do, they think about who their product excludes, not just who it serves. Digital inclusion में आपको सबको include करके लेकर चलना है। And last is the future belongs to ethical startup. ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि अगर आप शुरू से ही ethics को follow करके चलोगे, जैसे हमने बताया कि अभी जो आपके रूल्स हैं वो इनिशियल लेवल पर हैं और आने वाले टाइम में जो लॉज आने वाले हैं, रूल्स आने वाले हैं, वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो आज की डेट में जो भी जो स्टार्टअप है या कंपनी है वो अगर रूल्स को फॉलो करके चल रही है, एथिक्स को फॉलो करके चल रही है, वही स्टार्टअप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन कर सकती है। सो इसीलिए फ्यूचर किसको बिलोंग करता है, फ्यूचर बिलोंग्स टू ओनली एथिकल स्टार्टअप। अदरवाइज फ्यूचर में हमारी जो स्टार्टअप है उसके कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो यहाँ पे एक कोट दिया है, अ स्टार्टअप कैन फेल ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। अब जो एक स्टार्टअप है वो फेल हो सकती है अगर उसको फंड्स ना मिले, बट वो पूरी तरीके से कोलैप्स कब हो जाएगी, जब वो एथिक्स को फॉलो नहीं करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माई सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली। Thank you, ma'am, for such an engaging and knowledgeable session. Your insights have added great value to our learning today. As we come to the end of this wonderful session, I hope you all found it as insightful and inspiring as we did. बेटा मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी। आप सब स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे IISc के सेशंस हो रहे हैं, ठीक है, और आपके टीचर्स भी आपको बता रहे हैं कि कैसे हमने कुछ करना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस है आपके माइंडसेट को बदलना, ठीक है। आज की डेट में केवल जो हम बात करते थे जॉब्स की, तो हमें जॉब्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है,
ठीक है। वो चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए, आप बिजनेस करें, आप अपने स्टार्टअप्स करें। आज आपके मैडम्स ने बताया कि आप कैसे एक स्टार्टअप को कर सकते हैं, उसके लिए क्या लीगल एक्शंस हैं। तो एक अभी बात हुई थी एथिकल कमेटी की बात हुई थी कि एक एथिकल कमेटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि हमें सब कुछ नहीं आता करना। सबसे बड़ी बात, हम डरते हैं करते हुए। मैं यही बात अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ जब मैं ईडी को पढ़ाती हूँ, बच्चों को क्लास में पढ़ाती हूँ, कि हमें डर लगता है कि हम कैसे करेंगे, हमें नहीं पता, हमें पाथ नहीं पता है, हमें वो रास्ता नहीं पता है जिसके ऊपर जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप जिसमें हमारे पास हमें गाइड करने के लिए ऐसे लोग हों जो कि हमें उस चीज़ के लिए गाइडेंस दें, जिसमें आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके लीगल एडवाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज आपके पास आइडिया है लेकिन आपको उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता है, तो आप आईटी सेक्टर से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो इस तरह के जो लीगल या जो भी आपको गाइड करेंगे, जिस भी बात पर आप जाना चाहते हैं, उनको आप अपने साथ लेकर चलेंगे, तब जाके ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है आपका आइडिया। कहाँ प्रॉब्लम आती है? आपकी प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम है कि आप किस पर काम करना चाहते हो। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि वेयर टू गो, हमें वो बात नहीं पता, हमें वो नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा तो पॉइंट ही वहाँ जाता है कि हमें अपने आइडिया की क्लियरेंस होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में उस पर काम हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो आइडिया वैलिडेट है भी या नहीं है। तो आइडिया वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसकी टेस्टिंग, वैलिडेशन कब होगा? जब टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग किस पर हो सकती है? मार्केट में हो सकती है, राइट। तो आपने सबसे बड़ी, जब आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी ना कि हमने काम किसके ऊपर करना है, आधा काम तो तभी हो जाएगा। उसके बाद तो लीगल एक्शन है, आपने फॉर्म्स फिल करने हैं, आप एमसीए, अभी मैम ने बताया कि हम सोल प्रोप्राइटर में भी, शिप में भी काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, लीगल आपकी एलएलपी भी बन सकती है, आप उसे एक प्राइवेट कंपनी का भी फॉर्म दे सकते हैं। आपसे पब्लिक कंपनी तो चलो बात की बात है, एक बड़ी कंपनी की बात आ जाती है, ठीक है। तो हम डिफरेंट फॉर्म्स तो तभी डिसाइड करेंगे जब आपको प्रॉब्लम की क्लियरेंस होगी कि आप किस का सोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। तो उस पे काम करना सबसे बड़ी बात है कि आप किसके ऊपर काम करना चाहते हैं, वो पाथ कौन सा होगा, वो आपका डेस्टिनेशन कौन सा होगा जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए यही एडवाइस है कि आप जिस भी रास्ते पर चलना चाहते हैं वो क्लियर कर लीजिए। वो पॉइंट आपका क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, उस पर काम कर पाएंगे। अदरवाइज आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि हमें कहाँ जाना है। तो वो पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी अपने आप जब हम रास्ता अपना टारगेट ढूंढ लेते हैं ना, तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैम्स ने दिए हैं, आपके दोनों मैम ने दिए हैं। तो धीरे धीरे ही शुरुआत हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम छलांग मार दी गई है। जोमेटो कैसे आया, स्विगी कैसे आया, आपके जैसे फ्लिपकार्ट कैसे आया, अमेजोन कैसे आया, जो उसके ऑनर हैं, जो उसके बनाने वाले हैं, फाउंडर्स हैं, वो खुद जॉब करते थे। कभी भी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ लो, ओला, उबर, ठीक है, और कौन से रूम्स, ओयो रूम्स, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं ये चीज़ें, राइट। फिजिक्स वाला कौन था? एक आम गरीब सा बच्चा जो ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, ठीक है, और इतना बड़ा एक उसने यूनिकॉर्न में बताया मैम ने कितना, $1 मिलियन, यानी कि 8,000 करोड़ का यूनिकॉर्न आज की डेट में बन चुका है, ठीक है। तो वो क्या है, वो इसी तरह से ही है कि आपके पास प्रॉब्लम आई, आपने सोल्यूशन निकाला, अपने पास प्रॉब्लम आई, फिर सोल्यूशन निकाला, लेकिन पाथ क्लियर था कि हमने इस टारगेट पर आना है, हमने ये काम करना है। जब ये डिसाइड कर लेंगे ना कि हमने क्या करना है, तो अपने आप रास्ते बनते चलेंगे। आपको एसोसिएशंस मिलती चली जाती है, आपको ऐसा ग्रुप क्रिएट करना होगा जो आपको एडवाइस भी कर सके, राइट। तो अच्छा लगा दोनों मैडम्स का लेक्चर, ठीक है, तो अप्रिशिएट करिए उनको, क्लैपिंग करिए उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। और यही करेंगे कि
आप बच्चे खूब सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, जो करना चाहते हैं वो कर पाए। एक हमारा बस डायरेक्शन है आप लोगों के लिए कि आप इस रास्ते पर चलें, ठीक है, जो करना चाहते हैं करें और अपने देश का, अपने कॉलेज का और अपने पेरेंट्स का, ठीक है, नाम रोशन करें। थैंक यू बच्चों। Thank you so much, ma'am, for guiding us. We have shared a Google form, feedback form that is, in your class group, so it is a request to kindly fill it. There is an individual group. We have shared that form in that, so kindly fill it. Today's session has truly been a blend of knowledge, learning, and meaningful interaction. बच्चे, मैम ने एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया आज के सेशन के लिए। फीडबैक फॉर्म का पर्पस क्या है आपका? जो मैम ने टॉपिक्स कवर किया है, क्या टॉपिक कवर किया है? स्टार्टअप्स के एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स, सो दैट जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उस फीडबैक के थ्रू ये हमें आइडिया लगेगा किसने कितना सुना, कितनी आई आपको नॉलेज मिली। अगर कुछ आपको नहीं भी क्लियर होता, आंसर्स आपके पास सही भी अवेलेबल है, ठीक है, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। पर्पस उसका क्या है कि जितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं कुछ प्रोडक्टिव आउटकम, अगर हमें लगता है कुछ नहीं पता चला तो उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो, कोई डाउट आता है इनसे रिलेटेड, तो वैशाली मैम, शैली मैम कनेक्ट कर सकते हो कभी भी उन लोगों से। डन।